हाँ भाई, कौन सा सवाल? हम्म। सर स्पेस कॉलम कैसे निकालते हैं, फाइंड कैसे करेंगे? कौन सा स्पेस? कॉलम में वही एक सवाल दिए थे, उसमें फाइंड किए थे कि कॉलम स्पेस निकालने के लिए बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस कैसे डेफिने फाइंड करेंगे? डेफिनेशन पता है आपको? डेफिनेशन जो लिखाए थे वो क्या था कॉलम स्पेस का? लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है V1 प्लस V2 V2। हाँ, वो क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉलम स्पेस? क्लास में लिखाया होगा ना, ऐसे तो नहीं लिखाया होगा। देखो नोट्स कल का खोल के, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए। नोट्स देख के बताओ भाई, जो कल मैंने लिखा है वही देख के पढ़ो, वही बताओ मुझे। एक तो ढंग से रिवाइज करोगे खुद ही याद रहेगा। लेकिन अभी तक तुम्हें कल मैंने पढ़ा दिया क्या होता है कॉलम स्पेस, तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कॉलम स्पेस क्या है। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जब तुम्हें यही पता नहीं है कॉलम स्पेस क्या है? डेफिनेशन क्या है कॉलम स्पेस का? अब जब पता ही नहीं है कहाँ पहुंचना है तो बस। और एक तो पहले तुमने ट्राई भी नहीं किया होगा, जब मैंने छोड़ दिया तुमने भी छोड़ दिया होगा कि चलो सर करा देंगे। अरे भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी को आता है तो वो खुद ट्राई करता है, लिखता है, तब उसको आता है। अगर सारे सॉल्यूशन लिखे हुए मिल भी गए तब भी उसको नहीं आएगा। जो बच्चा खुद कोशिश नहीं करेगा उसको कुछ नहीं आएगा। क्या तुमने कोशिश किया कॉलम स्पेस निकालने का? पहले तो ये बताओ कॉलम स्पेस मैंने क्या लिखाए थे, व्हाट इज द कॉलम स्पेस? मैंने लिखाया होगा ना, सर बिना लिखाए क्वेश्चन दे दिया होगा। सर एक फॉर्मूला लिखवाया था C1 U1 प्लस C2 U2 प्लस डॉट CN UN। क्या है U1 U2 U3, ये सब बताओगे ना क्या है? हद है यार, मैं खुद ही खोल के दिखा देता हूँ मैंने क्या लिखाए थे। एक तो आधा अधूरा नॉलेज ना बड़ा खतरनाक होता है। पढ़ो। यही तो पूछ रहा हूँ तुमसे कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉलम स्पेस। अगर तुम पढ़ के आए होते या ट्राई किए तुम्हें पता होता। लेकिन मेहनत तो सर से ही करवाने हैं, खुद तो करना नहीं है, बस सर से मेहनत करवाने हैं मुझे। तो सर तुम्हारा एग्जाम थोड़ी लिखेंगे। क्या लिखा है पढ़ो ढंग से, फर्स्ट लाइन पढ़ पाओगे? कुछ लिखा है? यस सर। क्या है पढ़ो, पढ़ के बताओ एक बार क्या लिखा है। वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। ए। तो ये क्यों नहीं बोल पा रहे जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉलम स्पेस? तो क्यों नहीं ये लाइन तुम बता पा रहे हो मुझे? तुम्हें बताना चाहिए ना कि कॉलम स्पेस जो होता है इज द वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाई कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल। तो ये क्यों नहीं पता है आपको और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? भाई पहले थ्योरेटिकली स्ट्रांग हो जाओ तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। मतलब एटलीस्ट जो मैंने कई बार क्लास में कहा होगा, जो जो वर्ड सिलेबस में लिखा हुआ है हर वर्ड का तुम्हें डेफिनेशन पता होना चाहिए पहली बात। ये चीज़ है। अब डेफिनेशन ढंग से पढ़े नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। और मैं दूसरी चीज़, फिर से ना तो नोट्स पढ़ा है ना तुमने ट्राई किए हैं। क्वेश्चन तो मैं करा ही दूंगा लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा तब लगेगा जब तुम ट्राई करके आओगे। फिर तुम बताओगे कि मैंने ट्राई किया और यहाँ फंस गए, मुझे नहीं हुआ, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये बस है कि सर आप सॉल्यूशन करा दो, बस इतना ही काफ़ी है। तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा भाई, मैं सॉल्यूशन करा भी दूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारा उससे। क्योंकि जो सीखेगा, ट्राई करेगा वही सीखेगा। सॉल्यूशन तो बड़े पड़े, तुम गूगल कर लो, जो क्वेश्चन है तुम गूगल पे जस्ट लिख दो या चैट जीपीटी पे लिख दो क्वेश्चन एज इट इज, वो सॉल्व करके दे देगा तुम्हें एग्जैक्टली। तुम जस्ट चैट जीपीटी खोलो, गूगल पे लिखो चैट जीपीटी, उसका पोर्टल खुलेगा, उस पर जस्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन टाइप कर दो कि राइट कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स दिस हैविंग एलिमेंट दिस दिस दिस। देखो वर्ड टू वर्ड सॉल्यूशन लिख के दे देगा। लेकिन सॉल्यूशन आ जाने से ये थोड़ी आ गया कि तुम्हें आ गया। तुम्हें तो तब आएगा जब तुम्हें डेफिनेशन ठीक से पता होगा, तुम्हें प्रॉपर्टीज ठीक से पता होंगी, थ्योरम्स ठीक से याद होगा, तभी तो अप्लाई कर पाओगे। जब तुम्हें डेफिनेशन थ्योरम पता ही नहीं होगा तो कैसे अप्लाई करोगे? सो एटलीस्ट जब कोई क्वेश्चन पूछते हो तो थोड़े होमवर्क करके आओ। होमवर्क करके मतलब ये है कि वो चीज़ें तुम्हें पहले से उसके बारे में पता हो। हर बच्चों को इसलिए मैं डांटता हूँ, बच्चों को जब क्वेश्चन पूछ रहे हो अगर तुम ट्राई करके आओगे तुम्हें पता होगा, तुम खुद से ही क्वेश्चन पूछोगे कॉलम स्पेस क्या होता है,
अब तुम कह रहे हो सर कुछ फॉर्मूला लिखा दिए थे C1 U1 C2 U2, तो भाई यहाँ लिखा भी तो होगा U1 U2 U3 क्या है, लिखा है U1 क्या है, मैट्रिक्स ए है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम U1 है, सेकंड कॉलम U2 है, nth कॉलम UN है। तो बताओगे ना पूरा आगे C1 U1 प्लस C2 U2 प्लस C3 U3, ये जो है U1 U2 U3 UN कॉलम्स है मैट्रिक्स के। तो जब बार बार रिवाइज करोगे तब चीजें दिमाग में याद रहेंगी, वरना याद नहीं था। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें अपना एक रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब हम नया नया पढ़ाने में गया ना अभी कॉलेज में, तो मैं मान लो अभी थर्ड सेमेस्टर वालों को पढ़ा रहा हूँ, तो पहले सेमेस्टर में प्रोबेबिलिटी 1 था, मैंने पढ़ाना शुरू किया प्रोबेबिलिटी 2। फिर क्या हुआ, तो जब मैं प्रोबेबिलिटी 2 पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूछ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी 1 में जो जो चीज़ें पढ़ा रखा है टीचर ने पिछले बार जिन्होंने पढ़ाए होंगे, तो उनको कुछ नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी 1 का कुछ नहीं आता है। तो हमें लगा यार कितना अजीब टीचर है, क्या पढ़ाया बच्चों को कुछ नहीं आता है। फिर मज़ा तब आया मुझे जब मैंने 1 महीने पढ़ा दिए और मैं वही चीज़ें पूछ रहा हूँ जो मैंने पढ़ाए, तभी उनको नहीं आता है। फिर मुझे रियलाइज हो कि मैं भी खराब पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब समझ आया कुछ। या जैसे जो बच्चे 5th सेमेस्टर में हैं तो उनको 3rd सेमेस्टर की चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो बच्चे जो सीखना ही नहीं चाहते हैं, उनको तुम 10 बार क्लास में करा दो, मैं पढ़ाऊँ चाहे भगवान आके पढ़ा दे, उनको तब भी नहीं आएगा। उसकी वजह यह कि वो घर पे पढ़ते ही नहीं है। अगर क्लास में मैंने कोई चीज़ें लिखा दी तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उनको आ गया, या क्लास में कोई क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया तो इसका ये मतलब थोड़ी कि उनको आ गया। उन बच्चों को आएगा जो घर जाके उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो मैंने कराए हैं, उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन खुद से ट्राई कर रहे हैं, और अगर उनसे हो रहा है तब उनका आ गया है। इट्स नॉट लाइक कि मैंने पढ़ा दिया उनको सब आ गया। तो ये चीज़ें फिर जाके हमें रियलाइज हो कि यहाँ टीचर की गलती नहीं है, गलती इन बच्चों की है। इस तरह से हैं कुछ बच्चे हैं सिंसियर, 2-4 बच्चे जिनको आता है, तो यही आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको मान लो मैंने कल लिखा है आपको याद नहीं है, तो मेरी भी गलती हो सकती है, मैंने ठीक से पढ़ाया नहीं, लेकिन आपकी भी थोड़ी गलती कि आपने रिवाइज ही नहीं किए। जब आपने रिवाइज नहीं किए तो आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो जब आपने पढ़ा ही नहीं। एनीवे तो आगे बढ़ते हैं। तो चलो आगे देखते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या था देखो। तो क्वेश्चन तो इसी में होगा। अच्छा पता नहीं कहाँ गया, छोड़ो। देखो ग्रुप में होगा क्वेश्चन, तुम लिखो ना सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, खुद ही पता चल जाएगा उसमें जो जो वो होंगे उसको हटा दो। तो यहाँ से क्या आएगा कि वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाई कॉलम्स, यही ना। तो देखो तो ये क्वेश्चन था कि इट वाज ठीक है। देखो तो अगर इसका मुझे कॉलम स्पेस चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो ये है कि स्पैन ऑफ, ये जो होगा स्पैन ऑफ दिस 1 to 1, स्पैन मतलब होता है सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस, है ना। तो स्पैन, बस मान लो मैं ये वर्ड लिख रहा हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता क्या होता है ऊपर या तो नोट्स खोल के देख लो, बुक खोल के देख लो, नहीं तो आजकल तो इतने रिसोर्स है, गूगल कर लो, जस्ट वर्ड डेफिनेशन आ जाएगा, नहीं तो चैट जीपीटी खोल लो, वो एग्जैक्टली तुम्हें एग्जैक्ट आंसर देगा। तो बहुत चैट जीपीटी बहुत हेल्पफुल है, तुम थोड़े से एक्सपेरिमेंट करो, है ना, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तुम्हें जो नहीं आता क्वेश्चन तो वो कोई ना कोई तुम्हें आंसर देगा, और बहुत सटीक आंसर देगा। मतलब कुछ जगह गलतियां भी हैं बहुत जगह, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा क्या है, तो उसका तुम यूज कर सकते हो चैट जीपीटी का। जो भी चीज़ तुम्हें नहीं आ रही तुम बस उसको पूछोगे, डेफिनेशन बताओ, बता देगा। तुम थ्योरम बताओ, क्वेश्चन बोलोगे तो क्वेश्चन तुम्हें दे देगा प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा लेवल नहीं होता वहाँ पे, मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो जो भी क्वेश्चंस वो सजेस्ट करता है या देता है
तुम इवन लिख दोगे कि जैम का पीवाईक्यू का क्वेश्चन सजेस्ट करो, वो भी तुम्हें दे देगा एग्जैक्टली कई बार, लेकिन लेवल थोड़े क्वेश्चन के उतना सही नहीं होता है ना। हाँ गलत है, गलत तो है, मैं कई मतलब क्योंकि वो मशीन है ना, तो वो गलत तो क्योंकि उसमें दिमाग इतना थोड़ी है। तो मिस्टेक करता है, मिस्टेक है, लेकिन वो तुम्हें मतलब एक इज नॉट लाइक परफेक्ट है वो, लेकिन वो मतलब तुम्हें काफ़ी हेल्प कर सकता है। मैं बोला तुम सही से यूज़ करोगे तो बहुत हेल्प कर सकता है तुम्हें, ये चीज़ें। या ऑनलाइन ना, मतलब जो भी चीज़ मतलब करो अभी तो बुक खोलने में ढूंढने से बेटर है कि तुम सर्च कर लो ऑनलाइन, गूगल पर सर्च कर लो, इतने पीडीएफ्स मिल जाएंगे। लेकिन जो भी चीज़ आजकल क्विक तुम्हारे है ना उंगलियों पे चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन तब भी तुम्हें नहीं आती तो इसका मतलब तुम्हें भाई कुछ नहीं हो सकता। तो जो भी चीज़ प्रॉब्लम है फटाक से सर्च कर लो, मतलब कोई वर्ड नहीं आता उसमें सर्च कर लो क्विकली। सो कॉलम स्पेस ऑफ ए का मतलब क्या है, स्पैन ऑफ 1 to 1 2 6 2 एंड दिस एंड 6 18 12 ये है। तो देखो स्पैन में क्या है कि जरूरी नहीं ये सब लिनियरली इंडिपेंडेंट है, कॉलम स्पेस एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, तो इसके पास एक बेसिस होगा, तो बेसिस इंडिपेंडेंट होने चाहिए, स्पैन होने चाहिए। तो इन चारों कॉलम में से ये बताओ कि हाँ ऐसा होता है, जैसे तुम 2 + 2 4 देगा, तुम बोलो तो गलत आंसर है, तो एग्री कर लेगा कई बार हाँ कि मुझसे गलती हो गया, फिर बाद में हाँ वैसा होता है ना वो एग्जैक्टली, क्योंकि मशीन है तो उसको जैसे ट्रेन किया गया है, मतलब उसको जैसे ट्रेन किया गया है वैसे वो रिस्पॉन्ड करता है ना। तो इसीलिए तो वो कहने में कई बार मतलब तुम्हें जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली परफेक्ट आंसर देगा और सही आंसर देगा, गलतियाँ बहुत है वहाँ पे, क्योंकि वो तो जैसे ट्रेन किया गया अभी वो लर्निंग फेज में है, तो उस तरह से है। बट एटलीस्ट कोई डेफिनेशन तुम पूछोगे तो डेफिनेशन तुम्हें बता देगा, क्योंकि उसको जो ट्रेन किया गया जिस डेटा पे वो बुक है या डिफरेंट वेबसाइट्स हैं या बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ किए गए ना, तो वो तुम्हें बताएगा। वो तो है। मतलब उसको कंफ्यूज कर दे, एक बार सही बोलो यू आर राइट, एक बार तुम बोलो यू आर रॉन्ग, और दोनों में एग्री कर जाता है ना। तो ऐसा है, ठीक है। तो आगे देखो, अब इसमें बताना है आपको कि कितने इंडिपेंडेंट है। तो हमने रैंक कल निकाले थे, रैंक क्या आया था, सो हमने कल रैंक निकाला था ना इसका। सो व्हाट वाज रैंक ऑफ ए, नलिटी 1 आई थी, रैंक आई थिंक 3 आया था, राइट, रैंक निकाला था कल। सो रैंक इज 3। सो मतलब इन 4 कॉलम में से 3 कॉलम लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तो 3 सेलेक्ट कर लो, उसका लिनियर कॉम्बिनेशन लिख लो, तो क्या आएगा। सो देखो भाई कोई ढूंढो जो मल्टीपल है, विच वन इज मल्टीपल। थर्ड एंड फोर्थ, तो है ना, तो ये जस्ट एक दूसरे का मल्टीपल है, तो ये डिपेंडेंट है, तो फोर्थ वाले को बाहर कर दो। तो जबकि है ना दिस इज जस्ट मल्टीपल ऑफ दिस, इसका 2 टाइम है ना, 6 18 12 है, तो जस्ट 2 टाइम है, तो ये जस्ट इसका मल्टीपल है, तो ये लिनियरली डिपेंडेंट है, मतलब ये डिपेंडेंट है बाकी पे, तो इसका मतलब स्पैन ऑफ दिस विल बी सेम ऑफ स्पैन ऑफ 1 to 1 2 6 2 एंड 3 9 6, ये आपका है। मैंने फोर्थ वाले को हटा दिया, क्यों, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, तो जो स्पैन यही ये करेगा वही स्पैन ये भी करेगा, कुछ अलग स्पैन नहीं करेगा। सो अभी के लिए क्या है, अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दो, तो आप लिख दो लीनियर कॉम्बिनेशन। सो यहां से आ जाएगा स्पैन, मतलब अब ये देखो, अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है और ये स्पैन भी कर रहा है, तो ये बेसिस बन गया, तो ये जो सेट है ना दिस इज द बेसिस ऑफ द कॉलम स्पेस ऑफ ए। सो अगर मैं बेसिस लिखूं, ये एक बेसिस है कॉलम स्पेस ऑफ ए का, सो इस सेट को तुम बोल सकते हो दिस इज बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस। सो ये जो सेट है बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए का बेसिस है कॉलम स्पेस का। अब क्या आएगा, तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो इसका, तो ये होगा सेट ऑफ एक्स टाइम ले लो 1 2 1, वाई टाइम 2 6 2, जेड टाइम 3 9 6, चेक करना नंबर्स, ठीक है। सो 1 2 1 2 6 2 3 6 9, रैंक 3 था, तो एग्जैक्टली हमें रैंक का डेफिनेशन पता है कि रैंक इज द नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स।
तो रैंक 3 कॉलम नलिटी रैंक नलिटी नल स्पेस निकाला था, उसका डायमेंशन 1 आया था। रैंक प्लस नलिटी इज नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ 4 कॉलम है तो इसका मतलब 3 रैंक है, इसका मतलब 3 रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एज वेल एज 3 कॉलम्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो यहां से क्या आ जाएगा, दिस सच दैट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ऐसा है। इसको ओपन कर लो तो यहां पे आ जाएगा, क्या आएगा बताओ, तो सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो ये एक ऐसा है तो ऐसे लिख लो, है ना, या तो ऐसा लिख लो, या कॉलम में लिखना तो ऐसे लिख लो। तो ये हो गया कॉलम स्पेस। ये एक्चुअली कैसा हो गया, अगर तुम ढंग से देखोगे ना तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं ऐसा लिख सकता हूं मैट्रिक्स के टर्म में, ये ऐसा हो गया ना, जैसे x प्लस 2y प्लस 3z, और यहां हो गया 2x प्लस 6y प्लस 9z, एंड ये आ गया x प्लस 2y प्लस 6z। ये एक वेक्टर है, 3x1 का एक मैट्रिक्स है समझ लो, जहां पे x y z कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, सो यहां पे ये आ गया। इसको और ठीक से लिखो तो मैट्रिक्स बना के भी लिख सकते हो। सो यू कैन राइट सेट ऑफ एम एक्स, जहां पे एक्स यहां वेक्टर है, तो जब मैं एम एक्स अगर लिख रहा हूं तो एक्स यहां वेक्टर है, दिस सच दैट, है ना, और x जो है वो क्या है, वेक्टर है आपका। तो x जो वेक्टर हमने क्या लिया, x लिया हमने x y z, इसका ट्रांसपोज मतलब कॉलम में है ये, सो एम एक्स लिख दिया। या मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि दिस इज सेट ऑफ मैट्रिक्स, बना लो 1 2 3 2 6 9, जो सेट ऑफ ए एक्स कल बोल रहा था ना, तो लेकिन वो ध्यान रखना है कि जो ए ले रहे उसमें कॉलम्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, क्योंकि स्पैन बाय द कॉलम। सो 1 2 6 इंटू ये हो गया ना एक्स वाई जेड, सच दैट एक्स वाई जेड आर रियल नंबर। तो ये हो गया सेट ऑफ मैट्रिसेस एम एक्स, है ना, सच दैट एक्स इज दिस एंड एम जो है वो 3x ये एम मैट्रिक्स ये है। तो अभी समझ लो ऐसे लिखने का मतलब, तो ये सेट ऑफ एम एक्स हो गया, जहां एक्स वाई जेड रियल नंबर हो सकता है, एम एक मैट्रिक्स है जो कि हमने लिख दिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा, यही वाला मैट्रिक्स है इस तरह से। तो ये आ गया तुम्हारा कॉलम स्पेस। कोई चेक, किसी को डाउट है पूछो। जहां एम क्या, पहला 3 कॉलम ले लिया, क्योंकि 4th कॉलम तो डिपेंडेंट है ना, इसीलिए। सो ये हो गया सेट ऑफ एम एक्स, जहां x इज दिस वेक्टर, और यहाँ x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, m ये मैट्रिक्स है, वो वाला मैट्रिक्स में लिखा नहीं हूं, जस्ट वो मैट्रिक्स है। सो दिस इज द कॉलम स्पेस। रेंज स्पेस भी बोल सकते हैं ना, इसको बोलते हैं रेंज स्पेस ऑफ रेंज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है भाई। सो अरे वो कुछ नया नहीं है, वो बुक लॉन्च की, बुक लॉन्च नहीं की, उसमें क्या किया हमने, सारे जो PYQs DPPs के वो है ना, अभी बुक ग्रुप में भेजूंगा मैं, वो अभी प्रोसेस में है बुक ने, उसको बस कंपाइल करके एक बुक बना दिया है PDF में। अभी जैसे हर टॉपिक का अलग अलग DPP है ना, जैसे सुभाजीत जो बना रहा है वो 10-10 क्वेश्चन वाला है, तो 10-10 क्वेश्चन के इतने सारे 250 को हो गए हैं DPPs। और PYQ वाले में क्या है, सीक्वेंस सीरीज का अलग है, इसका अलग है, तो उसी को कंपाइल करके एक बुक बना दिया है। तो PYQ वाली बुक अलग हो जाएगी, नॉन PYQ वाली अलग हो जाएगी, वो तो ऐसे ही उन्होंने फॉर्मेट बस बना दिया पब्लिसिटी के लिए। सो वैसा है, तो वो कुछ नया भी नहीं है, उन्हीं को कंपाइल करके हम लोग, जैसे एक बुक हो जाएगा, मान लो PYQ सारे असाइनमेंट टॉपिक वाइज एक जगह रख दिया, तो वो एक टॉपिक वाइज PYQ का एक असाइनमेंट हो गया, तो एक जगह रहेगा, अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा ना, एक ही PDF में आपको सारे मिल जाएंगे। वैसे ही नॉन जो सुभाजी जितना बना रहा है उसको एक साथ कंपाइल करके, तो वो सारे 250 DPPs एक साथ हो जाएंगे विथ आंसर के, उस तरह से। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़े चलो। तो अभी लास्ट क्लास में हमने रैंक डिस्कस किया था, ठीक है, थोड़े से मैं बेसिक, हम लोग थोड़ा डिटर्मिनेंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो या रैंक पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखना चाहो तो लिख लो। सो एक तो लिखा था हमने कि ड्राइव में तो बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, उसी को अभी कंपाइल करके हम लोग एक वो बना देंगे। अभी थोड़ा स्कैटर्ड है, कहीं 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 फोल्डर्स पड़े हुए ना, तो उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अभी ऑर्गेनाइज हो जाएगा कुछ टाइम में, देखते हैं। तो एक दो रिजल्ट है, जैसे सम ऑफ जो थ्योरम होता है ये, कि मान लो ऐसा है कि मान लो ऐसा है, लेट ए जो है आपके पास M क्रॉस N की मैट्रिक्स है,
ए आई जे इज ए है ना बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो क्या होता है रैंक ऑफ ए का रेंज क्या होगा? सो रैंक ऑफ ए ये मोर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन इक्वल टू क्या होगा? मिनिमम ऑफ m कॉमा एन, यही ना, इन दोनों में जो मिनिमम होगा उससे छोटा होगा, ये एक रेंज है इसका। बाकी वो बताया ही था कि जैसे ये पहला पॉइंट है। दूसरा मैंने रैंक 0 किसी भी मैट्रिक्स का तभी हो सकता है, रैंक ऑफ ए 0 तभी हो सकता है जब ए एग्जैक्टली 0 मैट्रिक्स हो। ठीक है, ये एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, यहाँ डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते आप, तो ये बोल रहा हूँ कि 0 मैट्रिक्स होगा। रैंक 0 तभी होगा जब वो 0 मैट्रिक्स होगा, बाकी अदरवाइज नॉन 0 मैट्रिक्स का रैंक पॉजिटिव होगा, है ना। या तो मैं ऐसा लिखूँ तीसरा कि ए अगर नॉन 0 मैट्रिक्स है, सो इफ एंड ओनली इफ जो रैंक ऑफ ए होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। इस तरह से 0 तो नहीं होगा, तो वो पॉजिटिव रहेगा। ऐसा है, इसी को दूसरे तरीके से लिख दिया। बाकी प्रोडक्ट का क्या रूल है? अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है तो रैंक देने में रो लिखूंगा। जैसे दूसरा थ्योरम ये है, तो ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस जिसका प्रोडक्ट डिफाइंड है, तो क्या थ्योरम आता है? रैंक ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स जो होगा, जहां पे ए इंटू बी डिफाइंड होगा, लाइक ए का ऑर्डर अगर एम क्रॉस एन है तो बी का ऑर्डर एन क्रॉस पी, इस टाइप से कुछ होगा। सो रैंक ऑफ ए इंटू बी विल बी लेस देन इक्वल टू, यही होता है ना, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। ये जो रो यूज कर रहा हूँ ये रैंक का ही नोटेशन है, उतना लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैं रैंक यूज कर ले रहा हूँ ना। तो अभी के लिए ये समझ लो, यहाँ भी रो ही लिख देता हूँ। सो वैसा कोई डायरेक्ट अभी अपर बाउंड नहीं है, अभी के लिए 0 ही लिख देता हूँ। सो रैंक ऑफ ए इंटू बी विल लाई बिटवीन 0 एंड मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी। इंडिविजुअली किसी भी एक मैट्रिक्स का रैंक जो होगा, सो यहाँ भी मैं रो ही लिख देता हूँ। रो मतलब रैंक है ना, सो अगर मैं रो लिख रहा हूँ इसका मतलब रैंक, सो यहाँ पे जस्ट नोटेशन, रो ए का मतलब रैंक ऑफ ए। ठीक है, सो ये चीज है रैंक ऑफ ए। व्हाट अबाउट सम? सम में क्या रिलेशन है? अगर सम डिफाइंड है तो रैंक क्या होगा? जैसे रैंक ऑफ ए प्लस बी विल बी लेस देन इक्वल टू रैंक ए प्लस रैंक बी, ये तो श्योर है। इधर कुछ ऐसा कोई लोअर बाउंड डायरेक्टली तो है नहीं, तो डिपेंड करेगा क्या है ना। तो इस तरह से अगर 0 मैट्रिक्स 0 हो जाएगा। अच्छा, तो जस्ट कुछ रिजल्ट लिख रहा हूं जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अभी क्वेश्चंस देखोगे ना तो यही सब कई बार ऑप्शन में रहता है। फिर जैसे मान लो ये तो आपको पता ही होगा, किसी मैट्रिक्स का रैंक और उसके ट्रांसपोज का रैंक हमेशा इक्वल होगा, चाहे ए कोई भी मैट्रिक्स हो किसी भी ऑर्डर का, ए का रैंक और ए ट्रांसपोज का रैंक सेम ही होगा, है ना। और मान लो ऐसा है कि लेट ए बी एन क्रॉस एन, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहा हूं, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। तो अगर डिटर्मिनेंट ए का नॉन जीरो मतलब इन्वर्टिबल है, तो उस केस में क्या होगा? अगर इन्वर्टिबल है देन कि अगर रैंक ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स निकालो या रैंक ऑफ बी इंटू ए मैट्रिक्स निकालो, ये वही आएगा जो रैंक ऑफ बी होगा। ठीक है, इस तरह से अगर ए बी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, इस तरीके से डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो का क्या मतलब है कि ए का रैंक कितना है? एन। कल लिखाया था फुल रैंक मैट्रिक्स हो गया ये, तो फुल रैंक मैट्रिक्स है ये। सो है ना, रैंक ए का एक्चुअली यहां ये बताने का मतलब है, कलम में लिखा था, तो डिटर्मिनेंट ए जीरो होने का मतलब है इफ एंड ओनली इफ है कि रैंक ऑफ ए जो होगा वो फुल रैंक होगा, एन होगा, है ना। तो ये बताने का मतलब है रैंक ऑफ ए इज एन। ठीक है, सो ए का रैंक एन होगा, ए इज फुल रैंक मैट्रिक्स। तो उस केस में ए इंटू बी इंटू ए, इन सबका रैंक वही होगा जो बी का रैंक है। ठीक है, तो
और ए बी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, जैसे मान लो अगर ऐसा होता, इसी में अगर ऐसा, ये पॉइंट है ना, इसी में जैसे अगर ऐसा हो कि मान लो लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट कि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है एंड डिटर्मिनेंट बी भी नॉन जीरो है। मतलब ये है कि दैट इज रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी दोनों n है। सो देन आप क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज रैंक ऑफ ए इंटू बी, व्हाट इज रैंक ऑफ बी इंटू ए, या व्हाट इज रैंक ऑफ ए इनवर्स बी, या ना ए बी इनवर्स, कोई भी इसमें लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर इन्वर्टिबल ही पढ़ाया नहीं हमने, लेकिन इन्वर्टिबल तो आप लोग 12th में पढ़ चुके हो ना। तो कहने का मतलब ये अगर ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो ए इनवर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा, तो रैंक उसका सेम ही हो जाएगा, ए और ए इनवर्स का, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, इतना लिखने के बजाय मैं सीधा से यही लिख देता हूँ कि ए इंटू बी का रैंक, बी इंटू ए का रैंक, या ए का रैंक लिख लो, बी का रैंक लिख लो, या ए इनवर्स बी इनवर्स, सबका रैंक सेम ही होगा। और किसके इक्वल आएगा, एन के ही इक्वल आएगा, है ना। और ये उस डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी से इजीली आ जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ, अभी मैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूँ, तो रैंक पढ़ा दिख रहा था ना, क्योंकि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हो, इसलिए मैंने यहीं से रैंक से स्टार्ट किया था कल। तो फिर भी मैं रिव्यू करा देता हूँ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, देख लो। जैसे एक वर्ड आता है ब्लॉक मैट्रिसेस। ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होता है, या पार्टीशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ब्लॉक मैट्रिक्स में सिंपली मान लो तुम्हारे पास कोई एम मैट्रिक्स है, उसको आप पार्टीशन कर सकते हो किसी भी तरीके से। मान लो यहाँ जो बनेगा ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, इस तरीके से। तो ये जो ए बी सी डी है उसको ब्लॉक मैट्रिसेस बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जो है मैट्रिक्स एम इज पार्टीशनड इनटू 4 सब। और ये सिमिलर है ना कंसेप्ट, सिमिलर है, मतलब जॉर्डन तो किसी का पार्ट आता है। नहीं जॉर्डन वॉर्डन बहुत आएगी चीज, अभी उसको भूल जाओ। तो मैट्रिक्स एम इज पार्टीशन इनटू 4 सब मैट्रिसेस ए बी सी डी, ठीक है ना। सो अभी मैंने ए बी सी डी में पार्टीशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अब ये है कि, है ना, जैसे पार्टीशन में क्या, कहीं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, तो खुद ही पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पार्टीशन मैट्रिक्स। पार्टीशन में कई बार डिटर्मिनेंट में हेल्प करता है, रैंक में भी हेल्प करेगा। जैसे मान लो अगर बी और सी जीरो हो गया, लेट से अगर मैं थ्योरम लिखूं इस पे, अच्छा एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ए एक मैट्रिक्स है, मान लो ऐसा है 1 0 0 1 0 0 0 0, मान लो ऐसा है 0 0 2 3 0 0 4 5। तो जैसे अभी मैं ऐसा पार्टीशन कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो गया, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे ए, या वो आई है हालांकि, तो उसको मैं I2 लिख देता हूँ। I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2, ऐसा पार्टीशन कर दिया। ये 0 मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, अभी चलो ऑर्डर भी लिख देता हूँ। और ये भी 0 मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, और ये मैट्रिक्स है कुछ नाम दे दो, ए दे दो 2 क्रॉस 2 का, तो इसका एम नाम दे देता हूँ। तो मैट्रिक्स एम को हमने पार्टीशन किया इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होगा, सो रैंक ऑफ, अगर आपको एम निकालना है सो क्या होगा, तो यहाँ से देख के आप बताओगे, तो आप पाइवट एलिमेंट्स देख सकते हो, है ना। यहाँ पे मतलब उसको ब्रेक करना है, इसको थोड़ा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के देख लो, इसका रैंक कितना है, 5 2 10 -12 2 आएगा, तो इसका रैंक 4 आएगा जी। और यहाँ पे एक्चुअली इक्वल होगा रैंक ऑफ I2 प्लस रैंक ऑफ ए, यही था ना, ए ये मैट्रिक्स है। तो अगर ये 0 मैट्रिक्स हो गया ना, तो रैंक जैसे इसका सम हो जाएगा। चेक कर लो एक बारी, तो ए का रैंक कितना है 2 है ना, तो इसका जैसे रैंक 2 है और इसका रैंक 2 है। जैसे यहाँ थ्योरम लिख रहे थे हम लोग, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक कितना होता है, जैसे रैंक ऑफ 0 मैट्रिक्स, जैसे मान लो अगर इसी में थ्योरम में जस्ट में बेसिक, ये तो बहुत बेसिक है,
कि रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स जो कि किसी भी ऑर्डर की है ना। सो किसी भी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स हमने बता ही रखा है पहले। सो जीरो मैट्रिक्स का रैंक तो जीरो ही आएगा। और दूसरा, अगर हमारे पास रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की है तो ये बहुत ऑब्वियस है कि रैंक एन होगा, क्योंकि रो इक्लॉन फॉर्म में अगर आप देखोगे तो यही आएगा। ठीक है, आगे एक रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म भी होता है जो कि मैंने यूज नहीं किया है तो लिखाया नहीं, वरना रैंक निकालने के लिए रो इक्लॉन फॉर्म इनफ है। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इसमें अगर थ्योरम लिखूं तो 2+2, तो इन जनरल आप थ्योरम भी लिख सकते हो कि मान लो ऐसा है कि लेट m इज पार्टीशनड इनटू दिस, मान लो a 0 0 b इस तरह से है, देन जो रैंक ऑफ m मैट्रिक्स होगा, रैंक ऑफ m, दिस विल बी रैंक ऑफ a प्लस रैंक ऑफ b। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत इजी सा है कि a का और b का वहां जीरो फिक्स कर रखा है ना, उधर जीरो है नॉन सब डायगोनल पे, इस तरह से यहीं पे था, तो ये जैसे एग्जांपल दिया हमने ऐसा। सो इन जनरल ये ट्रू होगा। ठीक है, देख लो। अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो रैंक है ना ए और ए इनवर्स का सेम होगा, जैसे मैं लिख रहा था वहां पे कि मान लो इफ डिटर्मिनेंट ए अगर नॉन जीरो है देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इनवर्स, है ना, और ए ट्रांसपोज के इक्वल तो होता ही है, तो ए ट्रांसपोज के इक्वल तो होगा ही, लेकिन इनवर्स के भी रैंक सेम ही रहेगा। डायगोनल मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा? कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, इन जनरल इसका जनरलाइजेशन भी है, इस थ्योरम का इन जनरल एक जनरलाइजेशन भी है जिसका है ना क्या नाम रखा है, सूर थ्योरम, सूर रैंक फॉर्मूला, इसका जनरलाइजेशन भी है इस थ्योरम का। इसका जनरलाइजेशन ये है, तो ये कहता है कि मान लो अगर ऐसा हो कि A इज अ मैट्रिक्स, या A नहीं M, सो M इज अ मैट्रिक्स A B C D, ये खुद मैट्रिसेस हैं और इट्स नॉट लाइक दे आर स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ये हो सकता है 1x1 का हो तो ये 1x2 का हो, ये अगर मान लो 2x1 का है तो ये 2x2 का, वैसा मतलब जैसे ज़रूरी थोड़ी, जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर बनाऊं कि ऐसा पार्टीशन भी तो हो सकता है ना, जैसे मेरे पास अगर है मान लो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी के लिए मान लो, तो आप कैसे ही पार्टीशन कर सकते हो इसको, लेट से ये पार्टीशन कर लो तो ऐसा हो जाएगा A B C D, ऐसा है, तो A यहाँ पे क्या है, सो आपको समझ आएगा कि जो A मैंने लिया है वो ये मैट्रिक्स है 1 2, B जो हमने कंसिडर किया है वो ये मैट्रिक्स है 3 4, C जो हमने कंसिडर किया है वो ये है 5 6 9 10, और D जो बन रहा है दैट इज दिस 7 8 11 12। ठीक है ना, तो ये मैट्रिक्स M मान लो पूरे का नाम M है, सो M इज पार्टीशन इनटू 4 सब मैट्रिसेस, तो ए बी सी डी आर पार्टीशन मैट्रिसेस। ठीक है ना, M को पार्टीशन किया है एंड ए बी सी डी आर पार्टीशन मैट्रिसेस और ब्लॉक मैट्रिसेस। ठीक है ना, ये है ये जॉर्डन वॉर्डन फॉर्म यहाँ पे जैम में नहीं है, वो गेट में है। ठीक है ना, तो उसका कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। सो मैं थ्योरम बता रहा था कि रैंक क्या आएगा जैसे, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे जो मैं थ्योरम लिख रहा हूँ वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा, मतलब ये तो इन जनरल है, तो यहाँ पे तुम्हें सोचना पड़ेगा क्या होगा ए बी सी डी, लेकिन मैं ऐसा बनाता, सो यहाँ पे जो होगा हमारे पास, मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लूंगा, है ना,
तो यहाँ बस ये कंडीशन है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, वेयर ए को पार्टीशन किया, वेयर ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, या ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज इन्वर्टिबल, ठीक है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तब ये थ्योरम है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज इन्वर्टिबल, ऐसा हो जाएगा, विच इज इन्वर्टिबल। देन ये कहता है कि जो रैंक ऑफ एम होगा दैट विल बी रैंक ऑफ, तो मैं रोक सही लिख देता हूं, सो कहता है जो रैंक ऑफ एम होगा दैट विल रैंक ऑफ ए प्लस, यहां बता रहा है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स डी माइनस सी ए इनवर्स बी। तो यहां पे एक चीज और ध्यान रखना होगा कि ये ऐसा मैट्रिक्स हो कि प्रोडक्ट जहां पे डिफाइंड हो उसी के लिए वैलिड है, इट्स नॉट वैलिड फॉर ऑल। जहां पे सी को तुम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सको और फिर उसको बी से मल्टीप्लाई कर सको, तो जहां पे ये प्रोडक्ट डिफाइंड होगा उस थ्योरम में ये वैलिड होगा। लेकिन इस पर जैमो में कोई क्वेश्चन आया नहीं है तो इतना यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये थ्योरम आप कौन से बुक से लिख रहे हो? हाँ हाँ, थ्योरम्स कौन से बुक से लिख रहे हो? कोई बुक से नहीं देख रही है, ऑनलाइन कुछ पीडीएफ्स हैं, सो मतलब वो यूनिवर्सिटी के नोट्स रहते हैं ना। बाकी ऐसे बहुत सारे हाई लेवल की चीज़ें हैं जो कि तुम्हारे लेवल जरूरत की नहीं है अभी, है ना। जैसे वो है डायगोनलाइजेशन, ये सब तो है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, डायगोनलाइजेबल ये सब नहीं है जैम में, गेट में है वो डायगोनलाइजेबल एंड ऑल दैट, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने ना स्पेसिफिक दे रखा है ए की, ए मान लो पी क्रॉस, जैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन अगर कंसीडर करो तो ये कह रहा है ए मान लो तुम्हारे पास है पी क्रॉस पी की मैट्रिक्स, और बी जो है दैट इज पी क्रॉस क्यू, एंड सी का जो ऑर्डर है दैट इज क्यू क्रॉस पी, एंड डी का जो ऑर्डर है इस तरह से क्यू क्रॉस क्यू। चेक करो तो इस तरह से होगा। तो बताओ एम का ऑर्डर क्या होगा अभी, सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम, एम का ऑर्डर क्या है देख के बताओ ठीक से समझ के। हाँ क्यू क्रॉस क्यू, कैसे, ए में पी रोज और पी कॉलम्स हैं, बी में पी रोज एंड क्यू कॉलम्स हैं, टोटल कितने कॉलम हो गया ए बी का मिला के, ए में पी नंबर ऑफ कॉलम, बी में क्यू नंबर ऑफ कॉलम, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए एम मैट्रिक्स के पास, पी प्लस क्यू, हाँ पी प्लस क्यू ना, तो इतने कॉलम हो गए, पी प्लस क्यू नंबर ऑफ कॉलम्स है। और अब रो देख लो, ए में पी नंबर ऑफ रोज हैं एंड सी में क्यू नंबर ऑफ रोज हैं, तो ये इस तरह के केसेस बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ भी पी प्लस क्यू, तो ये इसी मैट्रिक्स के लिए वैलिड होगा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट डिफाइंड होने चाहिए, तो उसके लिए इस तरह के केसेस आएंगे, पी प्लस क्यू इंटू क्रॉस पी प्लस क्यू, मतलब ये नंबर ऑफ रो पी प्लस क्यू क्रॉस पी प्लस क्यू ऐसा होगा, ठीक है। ठीक है ना। तो तुम जैसे कोई गेट उठ के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पहले ये देख लो जैम के सिलेबस में है कि नहीं है, क्यों फालतू चीजें पढ़ोगे। सो जो जरूरत की नहीं है उसको स्किप करो। तो इसलिए सिलेबस और पीवाई क्यूज को रिपीटेडली देखते रहो, उससे तुम्हें दिमाग में रहेगा क्या जैम में सिलेबस में क्या नहीं है। गेट में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा है तो वो आपको जरूरत नहीं है कवर करने की। एनीवे तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। सो अभी के लिए कुछ क्वेश्चंस रैंक पे देख लो, अभी एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं रैंक के। अगर मैं फिर मैं आगे अभी थोड़ा सा डिटर्मिनेंट डिस्कस करूंगा, मैट्रिसेस, फिर आगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे आएंगे। तो
देखो जैसे इस तरह क्वेश्चन है, ये गेट 2024 का क्वेश्चन है, ये क्या पूछ रहा है ये, देखो जरा ट्राई करके, ये वेक्टर स्पेस का ही है ना, तो आपसे पूछ रहा है ये क्या होगा। ये गेट 2024 का है, तो इसमें कुछ अलग तो है नहीं, जो जैम के सिलेबस वाला ही क्वेश्चन है ये। देखो एक बार ठीक से क्या बोल रहा है ये, कि ए कोई मैट्रिक्स है 2x3 की, ठीक। अब अज्यूम करो कि रैंक ऑफ ए 1 है और W डिफाइन किया x सच दैट AX इज 0। तो देखो ध्यान से, तो ये W इज नथिंग बट इसी को बोलते हैं नल स्पेस। सो दिस इज द नल स्पेस ऑफ A, ठीक है ना। सो W इज नल स्पेस ऑफ A। W है सेट ऑफ x सच दैट AX इज 0, दिस इज कॉल्ड नल स्पेस ऑफ A। अब W1 देखो ध्यान से क्या है, तो W1 को अगर ठीक से देखोगे तो यहां भी एक मैट्रिक्स ही यूज हो रहा है। इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा A1 A2 A3 इंटू x। तो x मैं इसका नाम देता हूं, या ऊपर जो x लिखा था x वैक्टर, सो x वैक्टर है बराबर 0, यही तो है। और यहां भी ऐसे ही है, B1 B2 B3 मैट्रिक्स इंटू x बराबर 0। सो मतलब ये नल स्पेस है इस वाले मैट्रिक्स का, ये नल स्पेस है इस वाले मैट्रिक्स का। तो बताओ जरा क्या होगा आप लोग अगर समझ आ रहा है तो। सोच के बताओ, आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये बताओ। सेकंड ट्रू। समझ आ रहा है सबको, पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू है। एंड सेकंड सर सेकंड ट्रू है, फर्स्ट नहीं। फर्स्ट, सेकंड फॉल्स। क्यों फॉल्स है। 1 2 1 1 3 1 भी हो सकता है, और रैंक 1 भी है। ध्यान रखना रैंक 1 दे रखा है ना, ए का रैंक 1 है, ये भी ध्यान रखना। A1 A2 A3 1 2 1 B1 B2 कुछ अगर 1 0 1 दिया तो फिर भी रैंक 1 है। क्या बोल रहे हो, 1 2 1 और 1 3 1 दिया 1 3 1, तो रैंक कितना आएगा, इसका डिटर्मिनेंट कितना है इस ब्लॉक का, रैंक कैसे बना जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो 2x2 का एक ब्लॉक मिल रहा है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो रैंक 2 हो गया। सर दोनों ट्रू है। हाँ हाँ दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, चेक कर लो बाकी लोग। पहले ढंग से क्वेश्चन पढ़ो। एक मैट्रिक्स है 2x3 की, A1 A2 A3 को जीरो नहीं ले सकते तीनों को, तुम B1 B2 B3 को जीरो नहीं ले सकते, ठीक। और इस तरीके से कंसीडर करना है कि रैंक ए का 1 है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ भाई रैंक 1 कब होगा, इसमें 2 रोज है मैट्रिक्स में, और आपको रैंक का कल डेफिनेशन में दिखा था, रैंक इज द नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। तो इसमें 2 रोज ही हैं और रैंक 1 है, 0 0 हो नहीं सकता। तो इसका क्या मतलब है, रैंक 1 होने का ये मतलब हो गया कि A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू A3 अपॉन B3, ऐसा होगा, ऐसा होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, मतलब अगर मैं ऐसे बात करूं, रो वेक्टर मान लो V1 है, सेकेंड रो वेक्टर V2 है, सो V2 इज मल्टीपल ऑफ V1 या V1 इज मल्टीपल ऑफ V2, तभी रैंक 1 आएगा। सो ये वाला केस आएगा एक्चुअली, है ना। इसका मतलब ये समझ आ गया कि अगर तुम ऐसे वेक्टर के फॉर्म में लिखो, कि अगर मैं ऐसा लिखूं दैट इज कि अगर मैं ए मैट्रिक्स को ऐसा लिखता हूं कि फर्स्ट रो इज V1 सेकेंड रो इज V2, सो ऐसा होगा V1 इज सम कांस्टेंट टाइम V2 या V2 इज सम कांस्टेंट टाइम
V1, तो ये वही V1x है, ये V2x है, ध्यान से देखो, ये V1x है, ये V2x है। तो ये जो लिखा हुआ है दिस इज V1x इज 0, यहां से है V2x इज 0, इस तरह से है। और अगर इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क पड़ेगा? चलो इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सी V2x इज इक्वल टू 0 इंटू V2, 0, और ये सी V2 तो V1 के इक्वल है, तो वापस ये आ गया V1x इज इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन ये पहली वाली है, दूसरी वाली वही रिड्यूस होके आ गई। क्यों? बिकॉज ऑफ रैंक 1। रैंक 1 का क्या मतलब है कि बोथ रो विल डिपेंड ऑन ईच अदर, क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट रो हो सकता है और जीरो तुम ले नहीं सकते। तो नॉन जीरो रोज हैं तो दोनों के रेशियो सेम होंगे, ये भी है। या ये तो मैं समझाने के लिख रहा हूं, रेशियो सेम होंगे। अगर मान लो कोई नंबर जीरो ले लिया तुमने, तुम सोचोगे इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इस तरीके से ना समझ के अगर तुम्हें यहां प्रॉब्लम हो तो तुम ऐसे समझो कि जो V1 होगा वो C टाइम V2 होगा, या V2 होगा वो सम K टाइम V1 होगा। तो दोनों सेम ही इक्वेशन को, दिस इक्वेशन इज सेम एज दिस इक्वेशन बिकॉज ऑफ रैंक 1, क्योंकि ये जो A1 A2 A3 है ये मल्टीपल है ना। यहां से अगर इसको और एलिबोरेट करके लिखूं तो ये जो A1 A2 A3 है दिस इज कांस्टेंट टाइम B1 B2 B3, ये है। ठीक है भाई, देख लो। तो पहली बात W1 W2 सेम है, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं आप कि एलिमेंट्स विच आर इन A इंटरसेक्शन B, सेट का क्या मतलब है कि द एलिमेंट्स इन A एज वेल एज एलिमेंट्स इन B बोथ। ठीक है, सो अगर आप बोथ कंसीडर करो, अगर मैं W1 इंटरसेक्शन W2 आपको लिख के दिखाऊं तो इसका क्या मतलब होगा, देखो ध्यान से। सो दोज x वेक्टर है जिसके एलिमेंट है x1 x2 x3, जो कि R3 का मेंबर है, सच दैट A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 इज इक्वल टू 0 एंड B1 x1 प्लस B2 x2 प्लस B3 x3 इज इक्वल टू 0। यही तो है मेरा वेक्टर स्पेस इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन को अगर तुम ठीक से लिख दो, सो दिस रिड्यूस टू x विच इज x1 x2 x3 जो कि R3 में है, और तो यहां पे आ गया AX इज इक्वल टू 0। यही तो A मैट्रिक्स है, इसको x अलग कर दो, x1 x2 x3 तो आ गया, और जो कि इक्वल आ गया W के। देखो चेक करो ठीक से। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो, ये जो इक्वेशंस हैं इन दोनों इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो। ऐसा लिख सकते हैं A मेरा वो मैट्रिक्स है, तो A को x से मल्टीप्लाई करो, x ये है तो यही बनेगी, दैट्स फाइन। सो मतलब इंटरसेक्शन इज इक्वल टू W, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है ना। सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। चेक कर लो और बताओ किसी को क्वेरी है तो। अच्छा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं पढ़ा है, लेकिन पहला स्टेटमेंट देखो, अभी मैंने थ्योरम लिखाए थे और डायरेक्ट उसी थ्योरम को इसने क्या बना दिया, क्वेश्चन बना दिया है। गेट 2023 का है देखो। तो इसमें सीधा सीधा पूछ रहा है ट्रू है या फॉल्स है, बताओ बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये तो अभी थ्योरम लिखाए थे ना हमने कि इसने ए बी टू एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, बी इनवर्टिबल है, मतलब बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। आप जानते हो इनवर्स कब निकाल सकते हैं मैट्रिक्स का, जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। सो नॉन जीरो है तो हमने भी बताया था बी ए बी दोनों का रैंक है ना। इनफैक्ट रैंक ऑफ ए बी बी ए सब रैंक ऑफ ए के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि बी का रैंक यहाँ पे एन है। सो जो फुल रैंक स्क्वायर मैट्रिक्स है वो किसी प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स के रैंक को इफेक्ट नहीं करता है। सो मतलब ये हो गया कि अगर B का रैंक n है ना, तो A इंटू बी का रैंक वही आएगा जो एक्चुअल में A का रैंक है। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। तो वहां वही पूछ रहा है आपका ट्रू है कि फॉल्स है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट।
ये तो डिकम्पोजिशन का एग्जाम में नहीं है, सब गेट के क्वेश्चन चल रहा है नहीं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अब है नहीं तो इसको देखना नहीं है। ये देखो रैंक ए का रैंक पूछ रहा है, तो रैंक तो इजीली निकाल दोगे ना रैंक ए का। देखो चारों ऑप्शन में रैंक पूछ रहा है, रैंक 2 है, 2 है, 3 है, 3 है। बाकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन अभी आगे हम सॉल्व करेंगे। तो ये तो बहुत इजी सा है, कुछ है नहीं इसमें। इसमें पूछ रहा है कि आपका रैंक बताओ, तो वैसे तो आप इजीली निकाल लोगे रैंक इसका, है ना। 2 आएगा, ठीक है। देख लो बाकी लोग। सो ये आपका एक 3x5 की मैट्रिक्स है और आपको पूछा गया रैंक क्या है। ये 3x5 की मैट्रिक्स है। सो रैंक निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक था कि आप ये देख लो कि लार्जेस्ट ऑर्डर का सब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, वो देख सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप जस्ट, ठीक है, हाँ ठीक है, वो यहाँ पे बी आई सम कॉन्स्टेंट है ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 2 या नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स देख लो, या इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो मुझे इसमें सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं। देख लीजिए रैंक ए का ये लोग बता रहे हैं 2 आ रहा है, ठीक है भाई। सो जिन लोगों को है ना जस्ट इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, लास्ट क्लास में बता रहे थे। सो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के आ जाएगा ना। एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है ये, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का है और साथ में रैंक भी पूछ लिया है। अभी सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये सब आएगा ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन रैंक से रिलेटेड है। जैसे ये पूछ रहा है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो कुछ है नहीं इसमें, है ना। ये एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप में इसका रैंक पूछा हुआ है, तो कुछ तो है नहीं, ये तो इजीली कर लोगे। यहाँ आपको m का रैंक पूछ रहा है, बताओ जरा। तो ये सिंपली मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, निकाल लोगे ना। पहले आप m मैट्रिक्स निकालो, फिर उसका रैंक आ जाएगा। तो ये सब कर पाओगे आप लोग, ठीक है ना। तो मैं आप ट्राई करना, जो भी रैंक वाले क्वेश्चन है इसका करके देखो क्या आंसर आएगा। पिछला क्वेश्चन तो बहुत इजी था, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया। ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत इजी है ना, तो इसमें ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। जब इजी क्वेश्चंस आते हैं तब इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये है, इसमें कुछ तो है नहीं। ये दोनों एग्जाम के PYQ के क्वेश्चन है। देखो सॉल्व करके क्या आएगा। सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो मैं क्या, ये तो हो ही जाएगा ना। यहाँ पे तुम्हें निकालना पड़ेगा। ये जो m यहाँ दे रखा है ना, m ऐसा है x1 ट्रांसपोज, x2 ट्रांसपोज, x3 ट्रांसपोज, x4 ट्रांसपोज। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसीलिए आपको x1 मैट्रिक्स को x1 ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या 4x4 की एक मैट्रिक्स आएगी, ये भी 4x4 की, ये भी 4x4 की, ये भी 4x4 की। फिर सबको ऐड कर दोगे, एक 4x4 की मैट्रिक्स आ जाएगी ऐसे ही, और उसके बाद उसका रैंक निकालना है। और ये 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो इसमें सीधा सीधा मैट्रिक्स दे दिया आपको। इसका 3 आएगा, है ना। मतलब इसका रैंक जो है, मान लो A नाम है मैट्रिक्स का, तो 3 है। वैसे इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। पहले ये मैट्रिक्स निकालो, फिर ये निकालो, ये निकालो, सबको फिर मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। ये सब हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ खास नहीं है। पहले वाले में इतना सब करना पड़ेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक है उसका? हाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा कोई वे नहीं है, शॉर्ट की फटाफट होगा, क्या यही करना पड़ेगा? नहीं समझ आ रहा क्या कह रहे हो तुम। मैं बोल रहा था कि फर्स्ट वाले में पूरा मल्टीप्लाई करना है, या कोई शॉर्ट वे है आंसर द फोर्थ में? और तरीका मुझे तो अभी नहीं आता, होगा ऐसे, लेकिन मुझे नहीं पता है अभी। हो सकता है होगा ही शॉर्टकट कोई ना कोई, जो कि देखना पड़ेगा। तो है ना, ये सब तो इजी है, सब खुद कर लेना, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं। ये सब जैम PYQ ही है, रैंक पूछ रहा है। तो ये ट्रांसलेशन है, देखो इसका, ये वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन है, लेकिन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यहाँ पे नहीं। एस है सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम AX बराबर B। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन में डिस्कस करता हूँ, इसको भी रहने दो। सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा, है ना। आइगन वैल्यू सॉल्यूशन इससे रिलेट कर रहा है, तो
सब आइगन वैल्यू के बाद देखो ये क्वेश्चन थोड़ा जो पहला डेफिनेशन लगाया था ना उस पे का उसका क्वेश्चन है ये जो कल मैं रैंक का जो डेफिनेशन सबसे पहले बता रहा था, तो उससे इजीली हो जाएगा। बाकी होगा तो हर तरीके से, लेकिन उससे इजीली हो जाएगा। बताओ भाई तुम लोग क्या लग रहा है आंसर इसका? इसके आंसर 4 आया है सर। 4 आया है, ओके। तो इसने क्या बताया कि फाइंड द गामा सो दैट रैंक ऑफ ए इज 2। तो रैंक ऑफ ए इज 2, इसका क्या मतलब है? तो हमने जैसे कल डिफाइन किया था कि लार्जेस्ट ऑर्डर सब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा वो 2 होगा लार्जेस्ट ऑर्डर की। तो मतलब 3x3 का कोई भी तुम एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लो, उसका डिटर्मिनेंट 0 आना है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के 0 पुट कर दो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 5 6 10 14 एंड 4 4 गामा, इसको तुम इसका डिटर्मिनेंट 0 कर दो, गामा इजिली आ जाएगा। सो डिटर्मिनेंट निकालो, 0 के इक्वल पुट करो, गामा की वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि रैंक 2 है, तो 3x3 का कोई भी सब मैट्रिक्स लूंगा डिटर्मिनेंट 0 ही आना है। ओके है? और आसान ले सकते थे, यहाँ मुश्किल हो गया, और आसान तुम चूज कर सकते थे 1 2 3 नंबर ऐसा ले लो, 1 2 3 फिर 1, तो इस तरह जो भी आएगा। वो तो 4 बता रहा है, चेक करो भाई, आंसर यूनिक होगा ना, क्योंकि सर मैंने इक्लियम फॉर्म से निकाले थे। नहीं ठीक है, तब भी आंसर सेम आएगा। ऐसा नहीं कि इक्लोन फॉर्म से आप निकालेंगे तो आंसर अलग आएगा, मेथड आप कुछ भी लगाएंगे आंसर सेम आएगा। अगर आपने कहीं मिस्टेक किए होंगे तभी इक्लोन फॉर्म से करो, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो कॉलम से करो, आंसर तब भी सेम आएगा, है ना। हमने 3 डिफरेंट अप्रोच देखे थे रैंक निकालने के, उससे भी किसी भी तरीके से निकालोगे आंसर सेम आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा। आप इक्लोन फॉर्म से करो तब भी आंसर वही होगा। सो आप इसको रिड्यूस करते जाओ, है ना। हाँ 4 ही आ रहा है। हाँ इसका मतलब ये गलत किया है कैलकुलेशन। चेक कर लो, है ना। तो मतलब ठीक है ना, वाला आपका सही आया था। अगर ऐसा है तो एक बार ठीक से कैलकुलेशन कर लो। मतलब कोई भी तरीका लगेंगे आंसर यूनिक होगा। इट्स नॉट लाइक कि तरीका बदलेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आंसर हर तरीके से सेम आएगा। इक्लोन फॉर्म से करेंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब रैंक के क्वेश्चन है जो इजीली हो जाएंगे, इसमें कुछ नहीं है ना। सिस्टम के क्वेश्चन हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ये तो अभी डिस्कस कर लिए, तो ऑलमोस्ट हो गया। अब मैं थोड़ा आगे थ्योरी डिस्कस करता हूँ। देखो तो अभी थोड़े से हम इस पार्ट पे आते हैं, ठीक है भाई। तो अभी कल मैंने रैंक डिस्कस किया था, एक बार ये वाला पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ जस्ट, क्योंकि रैंक इसलिए डिस्कस किया कि अब इन मैट्रिक्स का हम लोग रैंक डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले ये वाला पार्ट अभी हम डिस्कस करते हैं। रैंक वाला पार्ट अभी डिस्कस कर लिया हमने, फिर आगे आ जाएगा। अब यहाँ से पार्टीशन भी वही था जो हमने सिंपल लिखे थे। सो आगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं ये वाला पार्ट। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये सब मुझे लगता है 12th क्लास में आपने पढ़ा है, तो इसमें कुछ खास तो है नहीं, है ना। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या, वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें मुझे लगता नहीं कुछ पढ़ाने की बताने की जरूरत है आप लोगों को, कि है ना, कि जैसे A + B मैट्रिक्स तो जनरली ऐड कब कर पाते हैं हम लोग, जब ये m × n का होगा और इसको भी m × n का ही होना पड़ेगा, तभी सम कर पाएंगे आप, है ना। सो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में कुछ है नहीं, एवरीथिंग यू नो ऑलरेडी। यही है। तो इसका सम जो आता है सिंपली aij + bij और ऑर्डर भी m + n होगा। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सिंपल। एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट टाइम, तो कुछ नहीं है कांस्टेंट टाइम। अगर ए मैट्रिक्स है aij, ऑर्डर अगर m × n है, तो इसका ईच एलिमेंट ये आ जाएगा m × n, सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड पार्ट में मेनली क्या होता है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट डिफाइन तब होगा जब आप जानते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाले का रो सेम हो, तभी हो पाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ए हमारा कोई मैट्रिक्स है m × n, m/n, aij, या अभी के लिए चलो aij, इंडेक्स है ij जस्ट, एंड b कोई मैट्रिक्स मैं ऐसा लेता हूँ, इंडेक्स में bjk कंसीडर करता हूँ, जहाँ पे ये है n × लेट से p।
सो ये m क्रॉस n, n क्रॉस p, तो ये इंडेक्स है, इंडेक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ओपन करोगे b11 b12 b13 चलता रहेगा, तो डमी वेरिएबल है इंडेक्स। सो जस्ट a इंटू बी क्या होता है, सो a इंटू बी जब आप मल्टीप्लाई करोगे a i j, ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, यहाँ होगा b j k, ये डिफाइन करने के लिए मैंने इंडेक्स वैसा लिया है ताकि डिफाइन करने में आसानी हो। सो होता क्या है, दिस इज अ मैट्रिक्स, सो यहाँ पे आ जाएगा, अब ये m क्रॉस n है, सो ईच रो का मल्टीप्लिकेशन ईच कॉलम से, ईच रो मल्टीप्लाइड बाई ईच कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आता है, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो तो वहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट मिलता है। अगेन मान लो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिलेगा, एंड यहाँ सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको आता है ऑलरेडी। सो दिस मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर m क्रॉस p, और जो c का मैं इंडेक्स लिखूंगा ये aij bj k था, तो मैं इसको zik लिखूंगा अभी, aij bj के, यहाँ zik क्या है, सो वेयर जो zik एलिमेंट है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ aij इंटू bj के समेसन j फ्रॉम 1 टू n। सो ये हमारा zik है, अगर इसको ओपन करके बताऊं तो ये क्या आएगा, सो अगर इसको तुम ओपन कर लोगे तो ये मिलेगा तुम्हें zik इज नथिंग बट, ओपन कर दो जैसे ai1 b1k प्लस ai2 b2k चलता रहेगा ain इंटू bnk, इस तरह से। सो हो क्या रहा है, ईच रो ईच कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको अगर और ठीक से देखना चाहोगे तो ये कुछ ऐसा हो रहा है कि जो ith रो है ना, अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में देखना चाहो, सो ai1 ai2 ain एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, किसके साथ, b1k b2k bnk के साथ, तो ये ऐसा है। सो अभी आप जानते होंगे, तो ये ith रो ऑफ मैट्रिक्स A इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू kth कॉलम, एक मिनट jth होता ना, अच्छा नहीं k लिखा है आपको, दिक्कत यहाँ k है ना, तो वहाँ पर i j मैं यहाँ ले लिया, अगर ऐसा लेता मान लो समथिंग यहाँ i k k j तो i j आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इंडेक्स ही ऐसा लिया है। तो इसका मतलब ith रो ऑफ मैट्रिक्स A इज मल्टीप्लाइड टू द kth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B। सो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, तो ये जनरेट करता है ith रो एंड kth कॉलम का एलिमेंट, इसलिए zik लिखा है। zik का मतलब ith रो एंड kth कॉलम इन मैट्रिक्स C, मैट्रिक्स C हमारा a इंटू बी है, aij का मतलब ith रो jth कॉलम इन मैट्रिक्स A, यहाँ पे jth रो kth कॉलम इन मैट्रिक्स B। सो ये प्रोडक्ट का डेफिनेशन है, तो ये जो मैंने लिखे हैं दिस इज डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, देख लो। ठीक है, सो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन को मैं डिफाइन कर रहा था। सो होता क्या है, रो को आप मल्टीप्लाई करते हो कॉलम से, और डिफरेंट आई डिफरेंट जे के लिए यही प्रोसेस रिपीट होगा। ओके, तो ये तो सिंपल है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइंड होगा ये होगा। अब ये बताओ, जैसे चलो एक एक्सपेरिमेंट करो, ए मेरा है 0 1 0 0, तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 0 के बाद अच्छा इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली मैं 1 यहाँ ले लेता हूँ, तब भी ये हो जाएगा। ओके, तो मुझे 1 यहाँ लेना चाहिए। अभी चेक करो, सो यहाँ ए स्क्वायर कितना आया, 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0। तो इसे क्या समझ आता है कि हो सकता है कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स हो जिसका स्क्वायर करने पे जीरो मैट्रिक्स आ जाए। यहाँ से इन दोनों
इन दोनों में ए इंटू बी निकालो और बी इंटू ए निकालो। सर ए बी ई हो गया। हम्म, ये 0, ये 1 और 0 0। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से फर्स्ट रो को फर्स्ट 0 0 0 0 0 0 आएगा क्या? बी ए चेक करो। यस सर। नॉन कॉम्यूटेटिव। सही है, ये चेक कर लो। तो यहां से क्या समझ आया कि a इंटू बी तो a के इक्वल आ गया, ऐसा है। ठीक है, और ये b इंटू ए जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो इसे क्या समझ आता है कि देयर में एग्जिस्ट टू नॉन जीरो मैट्रिसेस जिसका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। तो ये नंबर जैसा नहीं है कि x नॉन जीरो नंबर है, y नॉन जीरो नंबर है तो x इंटू वाई नॉन जीरो नंबर होगा। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में हो सकता है टू नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स है। यहाँ से एक चीज ये भी समझ आ गया आपको कि a इंटू बी इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू बी ए। तो जरूरी नहीं ए बी और बी ए इक्वल होगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है ना। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं है, एडिशन कम्यूटेटिव है, जबकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होगा, है ना। तो जैसे रिमार्क में क्या है कि ए बी एंड बी ए है ना मे नॉट बी इक्वल, कोई जरूरी नहीं इक्वल होगा, बट अगर ए बी सी डिफाइंड है तो ए बी सी इक्वल होगा। यहां ए बी एक साथ है, बी सी एक साथ, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव है। पहले ए बी को मल्टीप्लाई करो फिर सी को मल्टीप्लाई करो, या पहले बी सी को मल्टीप्लाई करो बाद में ए मल्टीप्लाई करो, स्टिल दे विल गिव यू सेम आंसर। ऑर्डर चेंज नहीं किया कहीं पे मैंने, बस ब्रैकेट का वो चेंज है कि ब्रैकेट वहाँ ए बी पे है या बी सी पे है। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव बट इट इज एसोसिएटिव, है ना। बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम करता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विल वर्क, सो ए इंटू बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, या ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी लिख सकते हो। है ना, जरूरी नहीं दोनों इक्वल हो। तो जरूरी नहीं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो, है ना, क्योंकि हमें पता है कि कम्यूटेटिव तो है नहीं, तो जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल होगा। ठीक है भाई। सो सर ए बी और बी ए है, हमेशा बराबर नहीं होगा। एक तो तुम जीरो 12th, मैट्रिक्स में बराबर हो जाएगा ना। हाँ तो मैंने ऐसा कब बोला बराबर नहीं होगा। 12th पढ़ के आए हो ना, तो ये सब क्वेश्चन तो पूछना ही चाहिए। ये सब 12th क्लास में था ना, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर। जो 11 12th का मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पूरा जैम में है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जैम पीवाईक्यू में जो 11 12th के एनसीईआरटी में है, जेडब्ल्यू मेंस या एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन भी जैम में आए हैं, आएंगे। तो ये सब तो कम से कम 11 12th वाली चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर लो। ये सब क्वेश्चन तो मत पूछो कि ए बी बी ए इक्वल होगा नहीं होगा, एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस, ये तो 12th में था ना, तो यहाँ पे तो कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। ए बी और बी ए इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो हम बोलते हैं कम्यूटेटिव होने का। अभी मैंने 50 बार ये पूरे कोर्स में 50 बार क्या 100 बार लाइन रिपीट किया होगा कि वन काउंटर एग्जाम्पल इज इनफ टू से फॉल्स। करोड़ों काउंटर एग्जाम्पल कम है ट्रू कहने के लिए। अब तुम कह रहे हो क्या ए बी बी ए कभी इक्वल नहीं होगा। अगर एक भी ऐसा मैट्रिक्स मिल गया मुझे जहां ए बी बी ए इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। फॉल्स बोलने के लिए एक काउंटर एग्जाम्पल काफी है, ट्रू बोलने के लिए करोड़ों काउंटर मतलब एग्जाम्पल कम है सपोर्ट। इन जनरल ट्रू होने चाहिए, मतलब कोई स्टेटमेंट जब हम ट्रू बोलते हैं तो वो हमेशा ट्रू होने चाहिए। तो जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि एसोसिएटिव है तो इसका कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं है, ये हमेशा इक्वल रहेगा। अगर मैं लिखता हूं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो मतलब कोई ना कोई एग्जाम्पल है जहां पे इक्वल नहीं है वो, ये मतलब है। तो तुम्हें मैथमेटिकल लॉजिक अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है, कि मैथमेटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की। सो
सो हमने ये लिखा है कि ए बी एंड बी ए मे नॉट बी इक्वल, जरूरी नहीं कि इक्वल नहीं होगा हमेशा। अब तुम स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, जैसे मान लो अब इसमें क्या ही लिखाना है, जैसे कोई मैट्रिक्स है ए इंटू जीरो मैट्रिक्स, जीरो इंटू ए मैट्रिक्स, यहां तो इक्वल आएगा और ये जीरो आएगा, या ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए बराबर ए आएगा, तो यहां इक्वल तो आ रहा है ए बी बी ए, बट जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए इक्वल हो। ये कहने का मतलब है कि ए बी बी ए इज नॉट नेसेसरली इक्वल, जरूरी थोड़ी कि वो इक्वल होंगे, ये चीजें हैं। और ये सब मुझे लग रहा है ये ऑलरेडी 12th में पढ़ चुके हैं, मैं बस रिवाइज करवा दे रहा हूँ एक बार, ये सब चीजें 12th में है, नहीं पढ़े तो जाके एनसीईआरटी खोलो या जेडब्ल्यू मेंस एडवांस के एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लो लीनियर अलजेब्रा के, स्पेशली मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के, क्योंकि वो सारी चीजें यहाँ भी हैं और वो कॉन्सेप्ट यहाँ जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा लोअर लेवल था, अब तुम उसके ऊपर लेवल पे हो, तो वो सब चीजें तुम्हें ऑलरेडी आनी चाहिए जो 11th-12th में थी, और नहीं आती है तो उसको सीखो, ये चीजें हैं। क्योंकि अगर तुम 10th फ्लोर पे हो ना, तो इसका मतलब है कि तुम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट 9th फ्लोर कवर करके आए हो, ये नहीं कि आसमान से उतर गए 10th फ्लोर पे, ये चीजें हैं। तो ये बेसिक है ना अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का, वो था जो ऑलरेडी 12th क्लास में, एक बार रिवाइज कर लेना 12th क्लास में। बाकी यहाँ पे आते हैं, ये बोल रहा है स्टैंडर्ड सिमेट्रिक, अब ये सब पढ़ाने की जरूरत है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बताओ, ये सब मुझे लिखाना पड़ेगा, ये सब ऑलरेडी तुम्हें पता होगा पहले से, ये बेसिक जिन लोगों ने लेक्चर किए उनको ऑलरेडी पता है, तो ये सब बढ़ाने की जरूरत थोड़ी है कि सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। तो उसके पहले क्या आता है कॉन्सेप्ट ट्रांसपोज का, यही ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ऑलरेडी बेसिक्स में हमने ये सब कवर कर रखा, जो शुरू में बैच 0 बैच 1 कराया था, तभी ये सब चल रहा था ना बेसिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, तो ए कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, सो ए ट्रांसपोज का ये नोटेशन है, या कहीं कहीं ए डैश लिखा रहता है, या ए ट्रांसपोज, सो ये हो जाता है ए जे आई n क्रॉस m, है ना। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लो तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो ट्रांसपोज है। लाइक ए अगर मेरे पास है 2 3 4 5 6 7, तो ए ट्रांसपोज जो आएगा 2 3 4 5 6 7, यही है ना, ये हो जाएगा आपका। कुछ प्रॉपर्टीज क्या है बेसिक, तो बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं इसके, कि एक तो ए ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज लोगे तो ए आ जाएगा, ठीक। दूसरा ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा, ठीक है। तीसरा ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज है दैट इज द बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना, जरूरी नहीं ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, के इंटू ए का ट्रांसपोज है, तो के कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, ए ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। तो यही है मेनली, यही सब प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सिंपल बेसिक ट्रांसपोज है जो आप ऑलरेडी जानते हो, ट्रांसपोज में क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ पे क्या सिमेट्रिक लिख रहा था, सो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर होना जरूरी है ना, क्योंकि ए ट्रांसपोज और ए का रैंक क्या बोलते हैं ऑर्डर सेम कब होगा, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ए कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है। ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, इसका एग्जांपल अगर सिमेट्रिक का लिखना हो तो जैसे ये 1 2 3, तो यहाँ 2 3 4 5, तो 5 6 ऐसा हो जाएगा, ये है। दूसरा जो है स्क्यू सिमेट्रिक अगर लिखेंगे, सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये क्या होगा कि फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक। तो सच दैट दिस इज, इतना ही लिख देता हूं, सच दैट कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाए, या
ए इज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। जैसे इसके एग्जाम्पल्स अगर आप लिखोगे, सो ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल तभी आएगा जब डायगोनल पे 0 आएगा, है ना, क्योंकि ए ट्रांसपोज जब ट्रांसपोज लेते हैं डायगोनल से एंट्री चेंज नहीं होता है, तो वो सेम रहता है। तो हर एक नंबर जो खुद का नेगेटिव हो जाए वो 0 है, तो इसलिए 0 आना पड़ेगा डायगोनल पे। 1 2 अगर यहाँ लिखा तो यहाँ आपको -1 -2 लिखना पड़ेगा, यहाँ आपने -3 लिख दिया तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। अब आप वेरीफाई करके देख लो तो यहाँ ए ट्रांसपोज -a आएगा, ठीक है। तो ज़रूरी है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल्स 0 ही होना पड़ेगा, ठीक है। सो डायगोनल एलिमेंट हैज़ टू बी 0 इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। अब जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे एक थ्योरम बेसिक सा आता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, इवन ऑर्डर नहीं, ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0, ठीक है ना। किसी ऑड ऑर्डर का अगर स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आएगा, होगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। और इसका क्या मतलब है, तो इससे ये भी समझ आया आपको कि दिस विल इम्प्लाई उस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा। सो मैं अगला थ्योरम लिखता हूं कि लेट ए जो कि n क्रॉस n, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑड, है ना, ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड नंबर है इसका ऑर्डर, मान लो 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5 इस तरह से है। सो व्हाट कैन यू से अबाउट रैंक, देन इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा। रैंक क्या, रैंक n हो सकता है यहां पे, नहीं, ठीक है। सो यहां पे क्या होगा, रैंक a, क्योंकि हमने देखा है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, हमने थ्योरम कल लिखा था कि डिटर्मिनेंट इज 0 इफ एंड ओनली इफ रैंक इज लेस देन n तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि रैंक जो होगा वो स्ट्रिक्टली लेस देन n होगा, n क्रॉस n है तो स्ट्रिक्टली लेस देन n होगा। ऑड ऑर्डर का कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो गारंटी है कि रैंक जो होगा उसका स्ट्रिक्टली लेस देन n होगा। एंड डिटर्मिनेंट तो लिख ही दिया 0 होगा, है ना, तो ये तो कल लिखा ही था। सो यहीं पे लिख दो इसको, रैंक a इज लेस देन n। अभी है ना आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आगे डिस्कस करेंगे, तब डिस्कस करेंगे। अभी तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिंपली हम लोग डिटर्मिनेंट 0 आएगा, ठीक है ना, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, रैंक लेस देन n होगा, है ना, ये हमने पढ़ा था, रैंक लेस देन n है और डिटर्मिनेंट तो 0 ही होना है। सो आगे थोड़े से बात करते हैं। एक और थ्योरम आता है कि एनी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ unique sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। ये सम यूनिक होगा, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लिख पाओगे सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट दैट सम विल बी यूनिक, मतलब यू कैन नॉट राइट इन डिफरेंट वेज, देयर इज वन एंड ओनली वन वे, ठीक है ना। मतलब ये है दैट इज, सो a इज इक्वल टू हाफ a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस a ट्रांसपोज। अभी के लिए आप मान लो ये मैट्रिक्स p प्लस q है, यू कैन इजिली वेरीफाई, है ना, यू कैन इजिली वेरीफाई p ट्रांसपोज p आएगा एंड q ट्रांसपोज माइनस q आएगा जी, बिकॉज ये थ्योरम है कि a अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a प्लस a ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगी, a माइनस a ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ठीक है। सो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ यूनिक सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो p इसका नाम रखा है, q इसका नाम रखा है, ठीक है। ये तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की थोड़ी सी
स्टोरी हो गई जो आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है जी। सो आगे क्या और जानना बोल रहा है, जानो आप। हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन, तो जस्ट ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, अभी जो मैं लिख रहा था ना वो रियल मैट्रिक्स की हम बात कर रहे थे, इसका रेलिवेंस है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए। वहां भी चाहे रियल मैट्रिक्स हो चाहे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए चीज़ें। तो अभी आइगन वैल्यूज पढ़ा नहीं हमने, तो हम आगे डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यूज में। सो अभी तो जो जितना पढ़ा है वो डिस्कस करते हैं। तो हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, तो जैसे तो उसके लिए मुझे पहले आपको ट्रांजुगेट बताना पड़ेगा, है ना। सो वी हैव टू एक्सप्लेन ट्रांजुगेट। जैसे ट्रांसपोज था, तो ट्रांसपोज जैसे करते हैं कि जस्ट इंटरचेंज रोज इन कॉलम्स, सब ट्रांजुगेट है। ट्रांसपोज प्लस कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट वही है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट लेते हैं। ए प्लस आयोटा बी हैज कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा बी, आयोटा वही कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो ट्रांजुगेट जिसका मतलब है ट्रांसपोज प्लस कॉन्जुगेट, ठीक है, यही है। सो ट्रांसपोज प्लस कॉन्जुगेट, तो इसका नोटेशन क्या होता है कि मान लो ए इज अ मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन, है ना। तो इसका रेलिवेंस तभी है जब एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। रियल नंबर में अगर एंट्रीज रियल नंबर है तो ट्रांजुगेट इज सेम एज ट्रांसपोज, क्योंकि जो कॉन्जुगेट है उसका कोई रेलिवेंस नहीं है, रियल नंबर है कॉन्जुगेट रियल नंबर ही आ जाएगा। तो रेलिवेंस मेनली इसका तब है जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एंट्रीज मैट्रिक्स में है, रियल मैट्रिक्स है, सो ट्रांजुगेट इज सेम एज ट्रांसपोज, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। सो यहाँ पे ए आई जे जो है में बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये सी अगर लिखना हो तो ये नोटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का है। जैसे हम आर लिखते हैं सेट ऑफ रियल नंबर के लिए, तो ये सी है। सो यहाँ पे ए आई जे में भी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रियल नंबर है तो भी ये कॉम्प्लेक्स ही है। सो बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रांजुगेट क्या होता है, इसका नोटेशन ये होता है ए थीटा। तो ट्रांसपोज में क्या कर रहे थे हम, तो इसका मतलब है ए ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट ले लो। तो ट्रांसपोज जब लोगे आप तो क्या करते हो आप, इसमें ए आई जे है, सो यू विल डू ए जे आई, तो ये हुआ ट्रांसपोज कि रो को कॉलम बना दो कॉलम को रो बना दो, है ना। तो ये अभी एम क्रॉस एन है और यहाँ हो जाएगा एन क्रॉस एम और यहाँ पे कॉन्जुगेट लगा दो। तो क्या हुआ, ट्रांसपोज भी लिया और कॉन्जुगेट भी लिया। सो कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज। एग्जाम्पल के लिए जस्ट सिंपली अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूं आपके लिए कि मान लीजिए आयोटा या 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा, मान लीजिए इस तरह सपोज। सो इसका ट्रांजुगेट लेंगे। सो या कुछ नया है ना, एलिमेंट्स कुछ बदल दो ताकि ऐसा दिखे नहीं कि वही है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ऐसे अगर चेंज आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो ट्रांसपोज लो इसका और कॉन्जुगेट लो, तो इसका थीटा लिखूंगा मैं। सो ए के ऊपर थीटा का मतलब है ट्रांजुगेट, ट्रांजुगेट मीन्स ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट टुगेदर। सो ट्रांसपोज लो, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम लिखो कॉन्जुगेट के साथ, तो ये 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा 0 माइनस आयोटा है, तो ये 0 प्लस आयोटा हो जाएगा। और वहाँ ध्यान रखो -1 प्लस आयोटा है, तो ये -1 माइनस आयोटा हो जाएगा, ध्यान रखना। आयोटा -1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो इसको ऐसा लिखेंगे -1 प्लस आयोटा। सो ए प्लस आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट जो होता है तो जेड कॉन्जुगेट इज ए माइनस आयोटा बी, ठीक है ना। तो ये सब आप जानते हैं। सो दिस इज योर, अच्छा यहाँ 2 क्रॉस 2 का ही लिया था तो इसीलिए 2 क्रॉस 2 का आया, ठीक है। एक बार चेक कर लो। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगी, अरे बेवकूफ तुम लोग, अभी मैंने बोला था कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट रियल नंबर। तो हम अगर कोई स्टेटमेंट में नॉट लगाते हैं इसका मतलब है कि कम से कम एक काउंटर एग्जांपल मिल रहा है। कब समझ आएगा तुम्हें भाई, अगर हम बोलते हैं कोई स्टेटमेंट फॉल्स है या ये बोलते हैं कि उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो ऐसा थोड़ी बोलते हैं कभी भी ट्रू नहीं है। मैं कितनी बार एक क्लास में लॉजिक दिया, अभी कुछ देर पहले भी दे रहा था। सो ये लिख रहा है कि आपने कहा कि, अरे भाई कब समझोगे मैथमेटिकल लॉजिक को।
अगर हमने कहा कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर में नॉट बी अ रियल नंबर, या बोलो इज नॉट अ रियल नंबर, तो इसका मतलब ये कि अगर मैं कन्वर्स बोल रहा हूं ट्रू नहीं है, तो कम से कम एक काउंटर एग्जाम्पल है। तुम लाखों एग्जाम्पल दे दोगे, तुम ये कहोगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल भी है, तो इससे प्रूफ थोड़ी हो जाएगा कि ट्रू स्टेटमेंट हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं, करोड़ों एग्जाम्पल किसी स्टेटमेंट को ट्रू कह रहा है, स्टिल डजंट इंश्योर इट इज ट्रू स्टेटमेंट। एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया तो गलत है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कोई स्टेटमेंट कन्वर्स ट्रू नहीं है या गलत है, तो एक काउंटर एग्जाम्पल एनफ है गलत कहने के लिए। सो इफ वी से कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर मे नॉट बी अ रियल नंबर या इज नॉट अ रियल नंबर, तो एक नए कॉम्प्लेक्स नंबर तो है जो नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक कि वहां पे तुम पॉजिटिव वे में ले लो, अच्छा मैंने बोला एवरी, तो तुम्हें समझना पड़ेगा लॉजिक कि वहां लॉजिक क्या है। सो मेनली जब कन्वर्स हम बोल रहे हैं तो बोलते हैं कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू मीन्स देयर इज अ काउंटर एग्जाम्पल। अब 1 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या ये रियल नंबर भी है? तो एक काउंटर एग्जाम्पल एनफ है गलत कहने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो x रियल नंबर है, इंप्लाइज 1/x इज अ रियल नंबर। अब तुम कहोगे सर x को 1 ले लो, 1/1, x को 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ये ट्रू स्टेटमेंट है? इसमें अनकाउंटेबली मेनी स्टेटमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है, नंबर सपोर्ट कर रहा है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? जीरो इज अ रियल नंबर इंप्लाइज 1/0 इज अ रियल नंबर, ये सही है? फॉल्स, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। अब तुम मुझे करोड़ों एग्जाम्पल मुझे दोगे, तुम कहोगे ये सही है, तो मैं सही मान लूंगा। ये करोड़ों एग्जाम्पल के लिए ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन एक एग्जाम्पल मुझे मिल गया ना, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस। इसके अलावा कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं है। तुम कुछ भी अब एक्स को ले लो, ये ट्रू है, डजंट मीन इट इज ट्रू स्टेटमेंट। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ओके, दिस इज नॉट ट्रू। एनीवे, यहीं स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।